हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब। वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम शुरू करने वाले हैं फिर से एक नया चैप्टर जो होगा इंटीग्रेशन। नया टॉपिक होगा ये। और यहां पर इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है 11th और 12th क्लास फिजिक्स के लिए, क्योंकि जैसे ही आप सेकंड चैप्टर मोशन इन प्लेन स्टार्ट करोगे वहां से ही आपका इंटीग्रेशन का यूज और इसका एप्लीकेशन आपके लिए शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और फिर जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तक आपके लिए इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लगभग हर चैप्टर के अंदर ये काम आने वाला है इंटीग्रेशन आपके लिए। तो हम यहां पर इसका जितना इसकी आपको जरूरत होगी, इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है, क्यों इसकी जरूरत होती है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, फिर इसके फॉर्मूले कौन कौन से होंगे और उनको किस तरीके से यूज किया जाएगा, कहां कहां पर उनको अप्लाई करना है, वो सब हम आज इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप अपनी कुर्सी की पेटी बांधे और आराम से बैठ जाएं इस इंटीग्रेशन को खत्म करने के लिए। इसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर हम जो लास्ट के 2-3 लेक्चर है वहां पर हमने डिफरेंशिएशन के बारे में तो बिल्कुल डिटेल के अंदर स्टडी किया है, जहां पर आपका फिजिक्स के अंदर जितना आपको डिफरेंशिएशन की जरूरत होगी, जितना आपको डिफरेंशिएशन चाहिए, सारा डिफरेंशिएशन हमने बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पर यूज किया हुआ है, फाइंड आउट किया हुआ है, हमने स्टडी किया हुआ है। तो आप वहां पर बहुत अच्छे से, कोई भी आपके कॉन्सेप्ट में डाउट है, डिफरेंशिएशन आपको सीखना है, तो आप लास्ट के जो 3 लेक्चर है उनको आप अच्छे से रेफर करें, उनको आप अच्छे से देखें। वहां पे आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। और डिफरेंशिएशन अप्लाई कैसे करना है, मिनिमा मैक्सिमा कैसे फाइंड आउट करना है, वो भी हमने वहां पर बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया है। तो आज हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन। और लास्ट वाले लेक्चर में 2-3 लेक्चर हमने किया था डिफरेंशिएशन। तो हम बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन से पहले मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक हम बेसिक मैथमेटिक्स में कर चुके हैं। ये हमारे पास बेसिक कैलकुलेशन, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री, एपी एंड जीपी सीरीज, ग्राफ, फंक्शन, डिफरेंशिएशन एंड इसकी एप्लीकेशन, ये सब हम कर चुके हैं। आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके ऊपर हम आज के लेक्चर के अंदर बातें करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर हमारे पास है, देखो, सबसे पहला जो अपना टॉपिक होगा वो व्हाट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो इंटीग्रेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन। ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप का क्या है, एडिशन है। ये आप मान के चलो किस टाइप का है, एडिशन ऑफ क्वांटिटीज विद कंटिन्यूअस वेरिएशन। ये स्पेलिंग देख लेना आप, कंटिन्यूअस वेरिएशन। ऐसी क्वांटिटीज के अंदर हमारा ये एडिशन होगा जहां पर कंटिन्यूअस वेरिएशन हो। अब कैसे होगा ये हम यहां पर बात करने वाला है। देखो, यहां पर हम 2 एग्जांपल देखेंगे इसके लिए। सबसे पहले मेरे पास एक तरीका है कि मान लो ये अपने पास एक मास है m1, दूसरा मास है मेरे पास ये यहां पर m2। इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी, आपने ये शायद 9th क्लास के अंदर न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ स्टडी किया होगा। इसका फॉर्मूला आपको पता है कि दो अगर m1 m2 मास है, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, तो आप यहां पर इनके बीच में लगने वाला फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर आपको। ठीक है, चलो ठीक है। अब हमारे पास अगर कोई ऐसा कंडीशन आ जाए कि इस मास के अंदर ये वाला जो मास है ये भी पॉइंट मास है, ये वाला जो मास है ये भी पॉइंट मास है, जितना भी मास है एक पॉइंट के ऊपर टिका हुआ है, ये भी जितना मास है पूरा कंप्लीट एक पॉइंट के ऊपर टिका हुआ है। इस तरीके से आप यहां पे मान सकते हो। ठीक है, यहां पे आपको इस फोर्स को फाइंड आउट करने में कोई भी समस्या नहीं हो रही। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर कि एक आपको यहां पर फोर्स है, एक पार्टिकल है जिसका मास है m, और एक दूसरा मास यहां पर दिया हुआ है जो कि सिंपल एक मास नहीं है, इससे r डिस्टेंस पर, यहां से r डिस्टेंस पर एक रॉड रखी हुई है इस टाइप की। और जब ये रॉड है तो इसका
m इसका मास है और l इसकी लेंथ है। स्मॉल m कंसिडर कर सकते हो, कैपिटल L कंसिडर करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यहां पर इसका मास है, रॉड है ये, ठीक है। अब ये जो रॉड है, इस रॉड के कारण इस मास पर m के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ये आपको बताना है। अब ये जो बताना ना, यहां पर अब न्यूटन्स लॉ जो हमने यूज किया ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा डायरेक्टली। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहां पर आप जो काम करोगे तो इसका तो मास अलग अलग जगह पर है। थोड़ा मास यहां पर है, थोड़ा मास यहां पर है, थोड़ा 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 यहां पर है। सब जगह मास क्या है? पूरे रॉड के अंदर फैला हुआ है ये मास। तो यहां पर डायरेक्ट ये न्यूटन्स का जो फॉर्मूला ये काम वैलिड नहीं रहेगा, काम नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए हमें एक अलग से एक ट्रिक लगानी पड़ेगी, एक फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे? हमें पता किसके बारे में? हमें पता है पॉइंट मास के बारे में, लेकिन हम फाइंड आउट किसका करना चाह रहे हैं? हम करना चाह रहे हैं एक पॉइंट मास और दूसरा एक रॉड से हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो हमें इसको कैसे करना पड़ेगा? हमें इसको इस तरीके से करना पड़ेगा कि भाई सपोज ऐसा मान लो कि यहां पर ये जो रॉड है ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है। इस तरीके से कि यहां पर मास है, यहां पे मास है, यहां पे मास है, यहां पे मास है, यहां पे मास है, हाँ यहां पे मास है। तो अब आपको क्या पता, आपको ये पॉइंट के बारे में, पॉइंट के बीच में जितना फोर्स हो क्या उसका फॉर्मूला पता है? बिल्कुल पता है आपका। उसके कारण फाइंड आउट कर लो, क्योंकि यहां पर जितने भी छोटे 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 मास है, उन सारे मासेस के कारण यहां पर आप इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है फाइंड आउट कर लो। F1, फिर इसके कारण F2, फिर इसके कारण F3, फिर इसके कारण F4, इसके कारण F5, ऐसे फाइंड आउट कर लो और सबको ऐड कर दो। लेकिन ये कितने सारे पार्ट्स हैं यहां पे? बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो एक की जो साइज की अगर मैं बात करूं, कितनी साइज होगी? बहुत छोटी सी साइज होगी। आपके जो सर का बाल होता है इस साइज का एक पार्टिकल हम यहां पर एक जो टुकड़ा है इसका मास का कंसिडर करते हैं। तो कैसे होगा फिर? तो इस टाइप में यहां पर जो काम करना होगा वो हम इस तरीके से करेंगे। देखो, हम यहां पर कोई एक छोटा सा इसका पार्ट ये कंसिडर कर लेंगे जिसकी डिस्टेंस होगी dx। इसकी जो मोटाई है, जो मोटा है ना, ये कितना है? dx मोटा है ये। और ये यहां से इस पॉइंट से x डिस्टेंस पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा? ये वाला जो फोर्स है ना, ये वाला फोर्स आप इन दोनों के बीच में इस वाले फॉर्मूले को यूज करके बना सकते हो। कैसे? कि इसका मास कितना है? छोटा सा, अगर बहुत स्मॉल अगर एलिमेंट है तो इसका मास भी कितना होगा? बहुत स्मॉल होगा। dm इसका मास होने वाला है, dm। और dm मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? आराम से कर लेंगे। कैसे? देखो, ये आपका टोटल मास कितना है? m। तो यूनिट लेंथ का जो मास है वो कितना होगा? यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m अपॉन l। और अब इसकी लेंथ कितने छोटे वाले पार्ट की? dx लेंथ है। तो dx लेंथ का जो मास है वो कितना होगा? m अपॉन l इंटू dx। यही तो होगा। ये इतने से पार्ट का मास आ गया। अब आप फाइंड आउट कर लो कि इसके कारण इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। देखो नाउ F2, ये जो इसके कारण दूसरे वाले की बात कर रहे हैं, ये होगा आपके पास कैपिटल G M dm, क्योंकि इस वाले का मास कितना dm है, तो dm अपॉन एक्स स्क्वायर ये आपके पास आ गया। और जो अगर छोटा वाला एक छोटा सा पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी? स्मॉल ही होगी। तो यहां पे आप जो फोर्स लगाओगे वो होगा df। छोटा सा, एक छोटा सा पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है तो आपने df निकाल लिया। अब इसके बाद आपको टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है। अब टोटल फोर्स फाइंड आउट कैसे करोगे? उसका मतलब ये होगा कि भाई ऐसा देखो, यहां पर जैसा ये एक छोटा बीच में पार्टिकल है, ठीक ऐसा ही पार्टिकल इसके आगे होगा, ठीक ऐसा ही उसके आगे होगा, ठीक ऐसा ही उसके आगे होगा, ठीक ऐसा ही उसके आगे होगा। इन सब का एडिशन, फिर उसके साथ साथ इधर भी ये होंगे, इन सब का एडिशन, इन सब के कारण जो फोर्स होगा उनका एडिशन। और ये जो यहां पर होंगे फोर्स, इसकी इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या आएगा? इसका इंटीग्रेशन इक्वल्स टू जी
इंटीग्रेशन जी स्मॉल m dm अपॉन एक्स स्क्वायर। और इसके अलावा क्या, जो आपने छोटा सा ये पार्ट है, एलिमेंट है, इस एलिमेंट का आप यहां पर मास रख दो। कितना होगा मास, तो ये मास हो जाएगा इंटीग्रेशन जी स्मॉल m, dm की वैल्यू कितनी है, वो रही कैपिटल M dx अपॉन L, और ये एक्स स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आ गई। और इधर df, जितने भी छोटे छोटे फोर्सेस है, कि इसका फोर्स इस वाले का फोर्स अलग होगा, इसका अलग होगा। एक बात बताओ, क्या यहां से लेकर यहां वाला जो एक एलिमेंट है और यहां वाला जो एलिमेंट है, इन दोनों के लिए ये x क्या अलग अलग है कि नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। और यहां पे जो होगा उसके लिए क्या x अलग होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल अलग होगा। तो इस वजह से यहां पर जो हम इंटीग्रेशन करेंगे इस क्वांटिटी के अंदर, ये जो यहां पर ये x है ना, एक्स स्क्वायर, इसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस एक वेरिएशन हो रहा है। इस वेरिएशन होने के, जिस क्वांटिटी में ये वेरिएशन हो रहा है, इसका हम जब एडिशन कर रहे हैं ना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन बोल रहे हैं। तो इंटीग्रेशन इज ए नथिंग बट ए एडिशन, एडिशन ऑफ क्वांटिटीज विच आर वेरिंग कंटिन्यूअसली। जो कंटिन्यूअसली वेरी हो रही है ना, उन क्वांटिटीज का जो एडिशन है, उसी को आप क्या बोल रहे हो, इंटीग्रेशन बोल रहे हो। एक तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास इसका एक और तरीका है कि आपने ग्राफ सुना होगा, ग्राफ हम स्टडी कर रहे थे, है ना। अब ग्राफ के अंदर अगर हम बात करें कि एक आपके पास ये ग्राफ है, जिसके अंदर ये वाला ग्राफ है, ये आपके पास x हो गया, ये आपके पास y हो गया, और ये 0 है। इसका ग्राफ के नीचे ये जो एरिया है, इसको फाइंड आउट करना हो तो कैसे करोगे आप, इसका एरिया अगर फाइंड आउट करना है कैसे करोगे, इसका एरिया सिंपल सा आप फाइंड आउट कर लोगे। ये आपकी क्या है, लेंथ है, यहां पर कितना x, या आप इसको हाँ x मान लो, इधर ये लेंथ कितनी है, x है, ये लेंथ कितनी है, y है, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। तो एरिया इक्वल्स टू कितना है इसका, इसका एरिया हो जाएगा x इंटू वाई, एक्स वाई हो गया। ओके, चलो ठीक है। हमारे पास एक और ग्राफ है, एक ग्राफ ये आ गया। अब यहां पर क्या है, अपने पास ये ग्राफ है, क्या इसका भी आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, इजी वे में कर सकते हो। यहां पर आप ये विड्थ और हाइट कैलकुलेट करके इसका एरिया A1 A2 A3 फाइंड आउट किया और सबको आपने ऐड कर दिया, इसके लिए भी आ जाएगा। हम और थोड़ा सा इसमें अगर वेरिएशन करें तो ये ग्राफ इस तरीके का भी हो सकता है कि यहां पर लिया, फिर ये ग्राफ आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये, फिर ये। तो यहां पर आप इस तरीके का अगर कोई ग्राफ होगा उसका भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। आपके पास ये एक रेक्टेंगल हो गया, ये ट्रेपेजियम हो गया, फिर से रेक्टेंगल हो गया, फिर से ट्रेपेजियम हो गया। तो आप A1 A2 A3 A4 और A5 इनका आप अलग अलग एरिया फाइंड आउट करके ऐड कर दोगे तो आपके पास इजीली एरिया आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास यहां पर कोई एक वेरिएबल कोई ग्राफ आ जाए, कोई फंक्शन का कोई ग्राफ आ जाए, तो वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर आपको यह पता चलेगा कि वहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे मैं अगर इस टाइप का ग्राफ की बात करूं, है ना, इस टाइप का ग्राफ हो गया, इसकी बजाय मैं ऐसा भी ले सकता हूं, ये ग्राफ हो गया। हम यहां पर ऐसा भी ले सकते हैं कि भी कोई इस टाइप का ग्राफ हो गया। ये जो रैंडम ग्राफ है, अलग अलग टाइप के ग्राफ है, इनका अगर आपको यहां पर इसका एरिया फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ये एक कहानी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस टाइप का ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पर, जैसे यहां पर ये x1 से लेकर x2 के बीच का एरिया होता है, तो यहां पर हम इस पूरे एक साथ पूरे किसी ग्राफ के शेप को हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ये इसका शेप क्या है। लेकिन अगर हम यहां पर एक छोटा सा, एक छोटी सी स्ट्रिप अगर मैं बना लेता हूं, बहुत पतली स्ट्रिप, जैसे कि हमने उस रॉड पर बनाई थी भी जस्ट पीछे, ये स्ट्रिप बना ली। अब ये जो आपको स्ट्रिप दिखाई दे रही है, ये क्या नियरली ये एक रेक्टेंगुलर की तरह है, बिल्कुल है। और इसकी जो थिकनेस है यहां से, विड्थ जो आप कहते हो,
ये थिकनेस आ गई dx, और यहां से ये जो इसकी हाइट आ गई वो आ गई इसकी y। यहां से इसकी जो हाइट y एक्सिस पे y हो गई, y डिस्टेंस पर हो गई, ये इसकी विड्थ जो है वो इसकी dx हो गई। तो इस स्ट्रिप का जो अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया ऑफ स्ट्रिप कैसे फाइंड आउट करोगे? A इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ, ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। तो लेंथ कितनी है इसकी y, विड्थ कितनी है dx इज इक्वल्स टू एरिया। अब स्मॉल अगर स्ट्रिप है इसका एरिया होगा वो भी स्मॉल होगा, तो आपने इसको dA से रिप्रेजेंट कर दिया, हो गया सिंपल सी बात। अब अगर आपको पूरा इस ज्योमेट्रिकल शेप बनी है, इस पूरी शेप का पूरे ग्राफ के अंडर का एरिया फाइंड आउट करना हो तो आप लिखोगे टोटल एरिया ऑफ ग्राफ। तो कैसे निकालोगे? तो इसका टोटल जो एरिया आएगा आपका वो निकल के आएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्यों? क्योंकि यहां पर जितने भी ये छोटी छोटी स्ट्रिप होगी, ये जो छोटी छोटी स्ट्रिप होगी, इन सब का एरिया, क्योंकि यहां पे जो y की वैल्यू वो अलग है, यहां पे देखोगे तो y की वैल्यू अलग है, और अगर आगे स्ट्रिप बनाते जाओगे तो यहां पर कोई स्ट्रिप होगी, इसके लिए y की वैल्यू अलग होगी। तो ये क्या है? वेरिएबल है पूरा। ये जो ये वाली क्वांटिटी है ये क्या है? वेरिएबल है। और वेरिएबल क्वांटिटीज का, कंटिन्यूअस वेरिएबल जो क्वांटिटीज होती है उनका जब आप एडिशन करते हो तो उनके एडिशन को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो ये आपके पास इसका एरिया आ गया, एरिया अंडर द ग्राफ। इसका मतलब एक चीज और हो गया कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है ना, इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या हो गया? एरिया अंडर द ग्राफ। और अगर आपके पास ये y पता है, इस y का फंक्शन में कुछ दिया हुआ है, और आप कैलकुलेट करते हो डी फाई ओवर डी टी या डी फाई ओवर डी एक्स, ये क्या है? ये है डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन डीवाई ओवर डी एक्स ये क्या होता है? ये होता है स्लोप। इसका मतलब हो गया कि आप, अगर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है या कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो उस फंक्शन का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो, इसका मतलब उस फंक्शन के ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट कर रहे हो, या फिर आप कह सकते हो रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर रहे हो। ओके। और अगर आप उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो उस फंक्शन से बनने वाले ग्राफ, जो कि ये ग्राफ है, इस ग्राफ के अंडर का जो एरिया है ये फाइंड आउट कर रहे हो, ये आपका इंटीग्रेशन के बराबर होता है। इस तरीके से आप इंटीग्रेशन को काम में लेते हो। ठीक है। तो ये तो हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, या इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज इंटीग्रेशन का आंसर हो गया हमारे पास। अब हमारे पास है यहां पर टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन या टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के मेनली टू टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स का इंटीग्रेशन होता है, जिसमें एक जो इंटीग्रेशन है वो हमने अभी जस्ट देखा है, जिसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, और एक होता है हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब दोनों क्या क्या होते हैं वो इनके नाम में लिखा हुआ है। ये देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। इसके पास अपर लिमिट भी होगी और लोअर लिमिट भी होगी, और यहां पर नो लिमिट्स, यहां पे कोई भी लिमिट्स नहीं होगी। ये एक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट होगा, रैंडम इसका इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा या एंडिंग पॉइंट क्या होगा इसका हमें कोई पता नहीं होता। ये होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला इसका स्टार्टिंग पॉइंट लोअर लिमिट होता है, फाइनल पॉइंट अपर लिमिट होता है, एक रेंज के अंदर होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसे कि हमारे पास यहां पर एक ये ग्राफ था, इस ग्राफ के अंडर का अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो कहां से कहां तक, इस x1 से स्टार्ट करके
आप x2 तक के बीच का ही तो एरिया फाइंड आउट कर रहे हो यहां पे, तो इसके बीच का जो एरिया फाइंड आउट करना है आपको, तो ये क्या हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। तो यहां पे वेरिएबल कौन है, यहां पर ये जो थिकनेस है ना, यहां पर ये कंटिन्यूअस आगे से आगे चलती जा रही है ना। तो इस यहां पे dx है ना, dx है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके रेस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहां पर x की लिमिट रखनी होगी, तो कहां से कहां तक, x1 से x2 तक, ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। ओके, और हम यहां पर इसके पहले भी जो हम चीज कर रहे थे, जो बात कर रहे थे, इसके लिए रॉड कहां से इस जगह तक है, तो ये भी एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही पार्ट हो गया। अगर हमारे पास इसकी लिमिट फिक्स नहीं होती, हमें सिर्फ इस ग्राफ का इंटीग्रेशन ही करना है, पता नहीं है कहां से स्टार्ट करें कहां से इसका अंत करें, तो हमारे पास क्या होता है, उस जगह पे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाता है। इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डिफरेंस क्या है दोनों में, कोई डिफरेंस नहीं है, फॉर्मूला सबके लिए सेम है, बस यहां पर एक फिक्स न्यूमेरिकल आंसर आ जाता है, और यहां पर इनका ये एक फॉर्मूले के रूप में इसका आंसर आता है, फॉर्मूले की तरह, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर है हमारे पास इसके इंटीग्रेशन के फॉर्मूला जो हम यूज करना है। हमारे पूरे इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होगा, जो हमने डिफरेंशिएशन किया था वो भी फॉर्मूला को यूज करके ही किया था, यहां पर हमारे पास इंटीग्रेशन होगा, ये भी अलग अलग फॉर्मूला को यूज करके ही हम यहां पर इंटीग्रेशन इसका कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला क्या है। अब फॉर्मूला की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमने यहां पर जो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करेंगे वो हमेशा क्या होगा, किसी ना किसी फंक्शन का होगा। फंक्शन कैसे, जैसे आपने लिख दिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये क्या है, ये एक फंक्शन है। फंक्शन का मतलब x और y के बीच में एक फिक्स रिलेशन है, यहां पर जो एक दूसरे के रिलेशन के बारे में बताते हैं। x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू आपके सामने अपने आप ही आ जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। फिर हमारे पास है, मान लो y इक्वल्स टू लॉग x हो गया, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। y इक्वल्स टू ई टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। y इक्वल्स टू cos x या sin x, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के अलग अलग आपको बहुत सारे फंक्शन मिल सकते हैं। अब डिफरेंशिएशन में हमने क्या किया था, इस अलग अलग टाइप के फंक्शन का हमने फॉर्मूला यूज करके इनका डिफरेंशिएशन किया था। ठीक ऐसे ही इंटीग्रेशन में भी हम फॉर्मूला यूज करके अलग अलग इंटीग्रेशन करते जाएंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, काम आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास सबसे पहला है रिलेशन या फंक्शन आप कह सकते हो y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n। इस y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n का हमने डिफरेंशिएशन भी किया था, यहां पर हम इंटीग्रेशन करते हैं। डिफरेंशिएशन क्या किया था पहले वो देखो, अगर हमारे पास है y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n, तो हम लिख रहे थे d ओवर dx। ये क्या है, ये कंप्लीट एक इसका ऑपरेटर है, इसको हम इसका फॉर्मूला बोलते हैं, एक ऑपरेटर बोलते हैं, सिंबल बोलते हैं डिफरेंशिएशन का, ठीक है। यस, तो यहां पर हमारे पास होगा डी वाई ओवर डी एक्स। ओके, वाई का मतलब यहां पर इसका हमने डिफरेंशिएशन करना है, और ये हो गया हमारे पास इसका आगे एक्स द पावर एन का, तो कैसे, डी ओवर डी एक्स एक्स द पावर एन। इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करने पर आपको पता चलेगा ये जो n है ये तो पहले मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर x की पावर 1 से डिक्रीज हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक यही फॉर्मूला हम यहां पे लगाएंगे इंटीग्रेशन के लिए। तो इंटीग्रेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाने के बाद अपने को क्या मिल रहा है, देखो इसका y इक्वल्स टू एक्स पावर n, तो इसको लिखेंगे कैसे, y का इंटीग्रेशन किया जा रहा है ना, y का इंटीग्रेशन किया जा रहा है, और ये है हमारे पास y, देखो dx, ये यहां पे बॉक्स खाली है, ये क्या हो गया हमारे पास, यहां पर इसका ऑपरेटर हो गया, ये इसका ऑपरेटर है। जैसे कि वहां पर हमने d ओवर dx क्या डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है, ठीक ऐसे ही हमारे पास जो ऑपरेटर है यहां पे किसका है, इंटीग्रेशन का ऑपरेटर है। ओके, इस डिब्बे के अंदर जो रखेंगे उसका इंटीग्रेशन होगा, डिब्बे के अंदर मैंने रख दिया यहां पर y, तो ये जो y का जो फंक्शन होगा उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो y की जगह क्या है, y की वैल्यू क्या है, वो है x की पावर n dx, ये हो गया। अब x की पावर n का डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा, देखो यहां पर हमारे पास पावर एक कम हो रही थी और n मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको यहां पे थोड़ा सा चेंज होगा और ये बनेगा अपने पास x की पावर n प्लस वन, x की पावर n प्लस वन, पावर एक हमने इंक्रीज कर दी और फिर हमने यहां पर
n+1 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यही है हमारे पास x की पावर n का इंटीग्रेशन। लेकिन अब हमें क्या करना है ये आप ध्यान दो। हमें यहां पर अब ये देखना है कि सिर्फ और सिर्फ यहां पर लिमिट्स नहीं दी हुई है, लिमिट्स गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहां पर इसको c से ऐड कर देंगे। ये एक c ऐड कर दिया। c क्या है, ये कोई भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, रैंडम कांस्टेंट, जो कि डिपेंड करता है इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग पोजीशन पे, कि हमने स्टार्ट कौन सी पोजीशंस पे किया है, कौन सी कंडीशन में इंटीग्रेशन को स्टार्ट किया है, काम कर रहे हैं हम, उसको हमने क्या कर दिया यहां पे इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, अब देखो आप, तो यहां पर ये फॉर्मूला हमारे पास हो गया x टू द पावर n का, ये आपको याद रखना है। ठीक यही जो फॉर्मूला है ना वो मैंने ऊपर लिखा है x टू द पावर n dx, x की पावर n dx, और ये आपके पास। अब आगे देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद है ये फॉर्मूला n की सारी वैल्यूज के लिए वैलिड है, लेकिन n इक्वल्स टू -1 के लिए वैलिड नहीं है। n इक्वल्स टू -1 का मतलब क्या हुआ, अगर आपने लिखा y इक्वल्स टू x की पावर -1, इसका मतलब हो गया y इक्वल्स टू 1/x, ये हो गया 1/x हो गया ना, ये आपको ध्यान रखना है, y इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, ये डिस्टर्ब कर रहा है आज, है ना, बाबू है, बेटा है मेरा, डिस्टर्ब कर रहा है ये। चलो, तो ये अपने पास क्या हो गया, अब यहां पर -1 पावर है, यहां पर ये भी हो सकता है, जैसे x² x³ x की पावर 4, x की पावर -2 का मतलब 1/x², 1/x³, ये सब पे लागू होगा, लेकिन 1/x पे नहीं होगा, या x की पावर -1 होने पे नहीं होगा। ओके, ध्यान रखना इस बात का। और फिर हम अब आगे बात करना है इसके आगे। देखो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, तो यहां पे सिंपल सी चीज ये ध्यान रखनी है आपको, जो भी यहां पर ये इसके किसी भी वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट आ रहा है, इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो ये बाहर आने का मतलब 2 इंटीग्रेशन x टू द पावर 3 dx, ऐसे, इसका मतलब क्या हो गया, 2 बाहर आ गया, केवल x की पावर 3 का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, यहां पर n की जो वैल्यू है ना वो 3 आ गई। ओके, तो इसका मतलब हो गया 2 इंटू x टू द पावर 3+1 अपॉन 3+1 प्लस c, देन 2 इंटू x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, ये 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की पावर 4/2 प्लस c, सिंपल सा आंसर हो गया। ओके, इसको देखते हैं, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये 2 जो है ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x dx। अब x है सिंपल और कुछ भी नहीं है इसके साथ, इसका मतलब x की पावर कितनी है, जिसकी पावर दिखाई नहीं देती, जो 1 होता है ना वो दिखाई नहीं देता, जो 1 है वो दिखाई नहीं देता। अब 1 कौन है जो दिखाई नहीं देता, आप बताओ, 1 आ गया, तो यहां पर n की वैल्यू आ गई आपके लिए 1, अब लिख दो 2 तो एज इट इज, x की पावर 1+1 अपॉन 1+1, ठीक है, प्लस इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है c। ओके, तो आपने लिख दिया यहां पे 2 इंटू x²/2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल आउट, आपके सामने आ जाएगा x² प्लस c। कितना सिंपल है। ठीक, हम इसके आगे बात करते हैं, सिंपल सी चीजें हैं, इवेल्युएट इंटीग्रेशन dx। अब यहां पे देखो ये सिंपल सा ऐसा ही लिखा हुआ है dx, इसका मतलब क्या है, यहां पे x की कोई टर्म ही नहीं है, x की टर्म नहीं है, कोई भी नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, तो एक हो गया। अब यहां पर एक का मतलब क्या है, एक का मतलब है x की पावर 0 dx। अगर यहां पर ऐसा होता इंटीग्रेशन dy, तो मैं एक की जगह y की पावर 0 कंसिडर कर लेता, ठीक है, ऐसा भी तो कर सकता था मैं, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर अब देखो n की वैल्यू कितनी हो गई, अब यहां पर n की वैल्यू हो गई 0।
अब जीरो एन की वैल्यू जीरो के हिसाब से आपको इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 0 प्लस 1, एन की वैल्यू 0 प्लस 1 और इसके बाद यहां पर अपॉन 0 प्लस 1 प्लस सी, ये आपके सामने आ गया। ओके, प्लस सी। अब इसको आप सोल्व करोगे तो x की पावर 1, ये x और 1 प्लस 0 प्लस 1 क्या होगी, 1 हो गया, नीचे 1 प्लस सी। तो यहां पर सिंपल अगर आप लिखोगे तो x प्लस सी। एक बात अब ध्यान में रखो, कुछ नहीं सोचना, अगर आपके पास dx होता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है x। c जो है ये तो कांस्टेंट है ना, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ही काम आता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में काम नहीं आता है। अब आप यहां पे देखो, अगर आपके पास dx है तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, dy है इसका इंटीग्रेशन y होगा, dA है इसका इंटीग्रेशन a होगा, dv है इसका इंटीग्रेशन v होगा। कुछ भी हो उसका इंटीग्रेशन सिंपल वो हो जाएगा। ओके, अब इंटीग्रेशन होता है ना, वो मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन इज जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की ऑपोजिट प्रोसेस है। इसका मतलब यह हुआ कि इसको जब आप वापस जब डिफरेंशिएट करो इसको, तो वापस डिफरेंशिएट करने पर यह आना चाहिए। आता है क्या, देखते हैं। देखो, आपने किया x टू द पावर 4/2 प्लस सी, ऐसे ही किया ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, करो। इसका डिफरेंशिएशन करने पर आपके सामने आया, ये देखो इधर सबसे पहले इसका करते हैं तो इसका हो जाएगा 1/2, तो एज इट इज x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन है तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो यहां पर n की जगह कौन है, 4 है, तो 4 माइनस 1 प्लस c एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 कैंसिल आउट, बचेगा कौन सा 2, तो 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0, यही है ना, 2 इंटू एक्स क्यूब आया कि नहीं आया, इसलिए। ठीक है, यहां पर जब हम इसका x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, यहां पे 1 आएगा। सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास x का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या आता है, d ओवर डी एक्स की पावर 1 का डिफरेंशिएशन करना, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स की पावर 0 मतलब 1, सिंपल। तो यहां पे भी क्या है, यहां पे भी इसकी जगह क्या हुआ, 1 ही हुआ, तो ये आपको यहां पर ध्यान देना है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। फिर है हमारे पास इसके आगे इसके और फॉर्मूले। ठीक है, इसके फॉर्मूले क्या है, सबसे पहला x की पावर n, ये हम यहां पर कर चुके हैं कि x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। अब यहां पर आप ये देखो कि इसका जब डिफरेंशिएशन करें तो क्या वापस वो आ जाएगा क्या, ये देखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसको वापस डिफरेंशिएट करते हैं। देखें कि आपके पास आ गया y इक्वल्स टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये तो कांस्टेंट हो गया 1 प्लस n प्लस 1, तो n प्लस 1 तो बाहर निकाल लिया एज इट इज, इसका तो कोई लेना देना है नहीं, नंबर है सिर्फ। x की पावर n प्लस 1 का करो आगे, तो यहां पे n प्लस 1 एज इट इज। ओके, और आगे इसकी जो x की पावर है वो एक कम हो जाएगी, तो n प्लस 1 है ना, तो वो माइनस 1 लगेगा। c जो है कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल आउट, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, आंसर आ रहा है x टू द पावर n, सिंपल। तो x जो है डिफरेंशिएशन जो है वो इंटीग्रेशन का ऑपोजिट प्रोसेस है, और इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट प्रोसेस है। अब इसके बाद देखते हैं, तो देखो अब फिर साइन एक्स और कोस एक्स का हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा
वो होगा cos x, नहीं माइनस cos x, क्योंकि ये ओपोजिट है। ओपोजिट होने का मतलब आपको पता है cos x का जो डिफरेंशिएशन हो रहा था ना, वो क्या हो रहा था, माइनस साइन एक्स हो रहा था, है ना। तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन करोगे तो वो माइनस कॉस एक्स होगा। इस बात को ध्यान रखना कि माइनस जिस वाले फॉर्मूले में आएगा, जिस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट होके माइनस आएगा, उसका वापस उधर ले जाओगे तो माइनस आएगा, है ना। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो मतलब क्या है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये डिफरेंशिएशन खत्म होगा। मतलब माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा कॉस एक्स, तो इसको आप यहां से उठा के यहां लगा दो, सिंपल सी, ठीक है। तो आपके सामने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, और फिर इसके बाद अगर इस k के साथ में, x के साथ में अगर k यहां पर मल्टीप्लाई है, सिर्फ इसी जगह पर नहीं, इनमें से किसी भी जगह पर, यहां पे भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, तो वो कांस्टेंट क्या, ऊपर का cos x एज इट इज आएगा। जैसे कि sin x का क्या है, माइनस cos x एज इट इज है, लेकिन जो यहां पे मल्टीप्लाई वाला है ये नीचे डिवीजन में आ जाएगा। सिंपल सी बात यही है। ये वैसे इनसाइड आउटसाइड रूल वाले में भी होगा, लेकिन यहां पर ये कांस्टेंट जो है, जैसे मैं अगर आपके सामने बात करूं, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स डी ओवर डी एक्स, लेकिन अगर मेरे पास ऐसा आ जाए cos kx, है ना, ये यहां पे आ गया ना x के साथ मल्टीप्लाई में, तो यहां पे क्या होगा, cos x का तो होगा माइनस साइन x, ये तो kx अपनी जगह, और जो ये कांस्टेंट जो है k, ये इसके साथ यहां पर क्या आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा। लेकिन इंटीग्रेशन में ये क्या होगा, नीचे डिवीजन में आएगा, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। प्लस सी, इस के साथ में जो भी है वो यहां पर डिवीजन में आ जाएगा। फिर है cos x dx, जो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिंपल sin x, कि sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin x, बिना नेगेटिव का, ध्यान रखना इस बात को, ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला सिंपल है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ठीक उसी तरीके से sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, और cos x का इंटीग्रेशन sin x, ओके। प्लस सी तो चलता रहेगा, कोई इसमें कहानी नहीं है। फिर अपने पास जो हम ये बात कर रहे थे ना, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, अगर हो जाए तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये 1/x, 1/x का मतलब है x की पावर -1 dx, ये वाली कंडीशन है ये, x की पावर -1 का मतलब 1/x dx, तो 1/x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, वो होगा ln x, नेचुरल लॉग है ये, लॉग e बेस पर x होगा, ठीक है। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो भी e टू द पावर x ही होगा, प्लस सी, तो इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है, ठीक है। इस तरीके से याद करना है। e टू द पावर x इज अ ढीठ इंसान, इसका कुछ नहीं हो सकता, ना इसका इंटीग्रेशन कुछ बिगाड़ सकता, ना इसका डिफरेंशिएशन कुछ बिगाड़ सकता, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है हमारे पास इसके आगे क्या है, इफ y equals to fx is a function then its indefinite integral is denoted by ये, अगर fx हमारे पास कोई फंक्शन है जिसको हमने ऐसा लिख दिया, तो इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होगा, ऐसे। ये तो इसका इंटीग्रेशन वाला पार्ट हो गया, फॉर्मूला लगाया हुआ, प्लस इसके साथ में आपने सी और लगाना है फ्री में, इतना सा काम है, ठीक है ना। ऐसे करना है, जैसे अगर मैं इसकी जगह लिखूं इंटीग्रेशन x की पावर n dx, तो fx की वैल्यू क्या होगी, x की पावर n+1/n+1 प्लस सी, या फिर मैं एग्जैक्ट लिखूं x स्क्वायर dx, तो ये क्या होगा, अपने पास है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर,
तो इसका इंटीग्रल इंडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, सिंपल सा। ओके, ये जो है ना एफ एक्स वो ये है कैपिटल वाला। एक बात बताऊं क्या, इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये कोई फंक्शन है तो dy ओवर dx क्या होगा? y डैश होगा। इसी को क्या बोलेंगे? f डैश x बोलेंगे। ये डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करना है। अगर डबल डिफरेंशिएशन कर दिया dx तो ये y डबल डैश, ये f डबल डैश x। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका डबल डिफरेंशिएशन को। तो इंटीग्रेशन को भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि इंटीग्रेशन y dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन fx dx इक्वल्स टू क्या? कैपिटल में कन्वर्ट कर, शान बढ़ गई इसकी, है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे इसका जो आंसर आता है ना उसको कैपिटल एफ लिखते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। सी तो इंडेफिनिट का है, कोई खास बात नहीं है। अब हमारे पास यहां पर और अदर इतने सारे फॉर्मूला, इनको यूज करो, इनको फाइंड आउट करो। तो इनको फाइंड आउट करने का मतलब क्या हो गया? इनका हो गया 6 इंटू एक्स की पावर 5 dx। सिंपल, अब तो कर लोगे आप। 6 एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस सी, 6 इंटू एक्स की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी, 6 से 6 कैंसिल आउट, एक्स की पावर 6। सिंपल। हमारे पास यहां पर क्या होगा? यहां पे ये जीरो है ना? जीरो का डिफरेंशिएशन क्या होता है? या किसी भी जीरो किसका डिफरेंशिएशन होता है? ये थोड़ा कहानी अलग है ना? यहां पर जैसे ही कोई नंबर किसी के साथ जीरो के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो जीरो हो जाता है। यहां नहीं होगा। जीरो का भी इंटीग्रेशन होता है, क्या? सी। कोई बोले मैं के लिखूंगा, लिख सकता है। कोई बोले मैं बी लिखूंगा, लिख सकता है। कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट होगा इसका इंटीग्रेशन। क्योंकि आपके पास कोई भी जो कांस्टेंट होता है, सी, ए, बी, के, कुछ भी कोई नंबर होता है, उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? अगर मैं ऐसे लिख दूं डी ओवर डी एक्स 6, इसका डिफरेंशिएशन कितना? 0। 6 की जगह 8 लिख दूं तो उसका डिफरेंशिएशन कितना? 0। 8 की जगह 50 लिख दूं, उसका डिफरेंशिएशन कितना? 0। तो क्या इसका जीरो का इंटीग्रेशन 1000 भी हो सकता है क्या? 6, 7, 99 कुछ भी हो सकता है क्या? हो सकता है, हो सकता है। लेकिन ये वाली वैल्यू क्या हो गई? ये स्पेसिफिक वैल्यू हो गई। हम स्पेसिफिक वैल्यू लिख नहीं सकते। वो हमें जब पता होती है ना उसकी इनिशियल कंडीशन या कोई कंडीशन, कोई फाइनल कंडीशन, तभी लिख सकते हैं। लेकिन अदरवाइज हम नहीं लिख सकते। एबीसी के कुछ भी लिख सकते हैं, है ना? ये आपको ध्यान रखना है। इसके आगे की हम बात कर रहे हैं। इसके आगे है इंटीग्रेट इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो केवल 2 होने पर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या? इंटीग्रेशन 2 इंटू डी एक्स। 2 तो एज इट इज, इंटीग्रेशन dx, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? dx का इंटीग्रेशन होता है x। सिंपल। तो 2 इंटू एक्स, और हाँ प्लस सी भी आता है, प्लस सी। तो अब आप अगर इसका करोगे तो क्या क्या करोगे? 2x प्लस 2c। c क्या है? कोई भी रैंडम कांस्टेंट है तो इसको 2c लिखो चाहे c लिखो, एक ही बात है ना? ये आपको ध्यान रखना है। फिर x की पावर 5 इंटीग्रेशन x की पावर 5 dx इज इक्वल्स टू क्या आएगा? x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस सी, तो x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। सिंपल। फिर हमारे पास है 1 अपॉन एक्स की पावर 3, इसका मतलब इंटीग्रेशन 2 अपॉन एक्स की पावर 3 इंटू
dx। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को तो बाहर ले आओ, x की पावर -3 dx। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या आ गया, 2, n की वैल्यू -3 है, n इज इक्वल्स टू यहाँ पे -3 है, तो -3 के हिसाब से काम करेंगे, x की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस। इसका मतलब क्या हुआ, इसको और अगर हम सोल्व करेंगे यहां पे, तो सोल्व करने पर आएगा 2 इंटू एक्स की पावर -2 अपॉन -2 + c। तो -2 से तो 2 कैंसिल आउट, माइनस बच गया यहाँ पे -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। ओके, 1 अपॉन एक्स, ये इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 ऐसे। तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन ऐसे करोगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन √x dx, मतलब इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 dx। इसका मतलब 1 अपॉन में है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x की पावर -1/2 dx, ऐसे भी लिख सकते हो। जब ऐसे लिख दोगे तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन, सॉरी, इंटीग्रेशन करो डायरेक्ट, n की वैल्यू कितनी है, -1/2 है, इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करने पर x की पावर -1/2 n आ गया, +1 अपॉन -1/2 +1 प्लस सी, सिंपल। तो इसको और करने पर x टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नीचे वाला 2 है तो सबसे ऊपर आ जाएगा, मतलब कैसे, ऐसे, और पावर 1/2 है, इसका मतलब x प्लस सी, 2 इंटू √x, 2 इंटू √x का जो डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 1 अपॉन √x आएगा, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2 इंटू √x आएगा, है ना। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज हो जाता है यहां पे सब कुछ। ओके, फिर है हमारे पास e टू द पावर x, बहुत सिंपल है, e टू द पावर x प्लस x, तो इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस x। अब यहां पे एक चीज और हो गई क्या, अब एडिशन होने पर, इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन होने पर कोई इंटीग्रेशन कैसे काम करता है। तो देखो, जो अब आपके पास फंक्शन क्या आ गया, दो फंक्शन का एडिशन आ गया, ये एक्सपोनेंशियल है, ये एल्जेब्रिक है, कोई बात नहीं, ये ठीक ऐसे ही समझ लो आप इसको, x² + x + 2 कैसे करोगे, पहले x² का कर दोगे, फिर इसका कर दोगे, इसका कर दोगे, कैसे बताऊं आपको, आपके पास है x² + x + 2 का इंटीग्रेशन करना है, तो आपने ऐसे किया, इंटीग्रेशन dx, तो क्या किया, तो ऐसे इंटीग्रेशन x² dx प्लस इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन, ये लो, इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब इसका करोगे, x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस, अब देखो कोई चाहे बोला यहां पे अगर करना है c ऐड करो, ठीक है, फिर यहां पर x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस सी, फिर यहां पर करो 2 इंटू, अब 2 तो आ गया, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस सी। कैसे हो गया ये, इसको और सोल्व करने पर x² + 2, सॉरी नॉट x² + 2, x³ + 3 x² + 2 प्लस 2x प्लस 3 इंटू सी, एक सी ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3c, c तो कांस्टेंट है, चाहे 3c लिखो चाहे 2c लिखो, 3c भी कांस्टेंट है और 2c भी कांस्टेंट है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, यहां पे आप ओनली c ही लिखोगे। कांस्टेंट सिर्फ कांस्टेंट होता है, चाहे आप उसको 1c लिखो, 2c लिखो, 3c लिखो, 4c लिखो, c हमेशा c रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, ये आपके सामने। ठीक ऐसे ही हम यहां पे लिख देते हैं, कैसे, पहले इसको e टू द पावर x dx कर दो, प्लस e टू द पावर x dx कर दो, e टू द पावर x हो गया, फिर x dx कर दो, सिंपल।
इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू पावर एक्स होगा ओनली। इसका क्या होगा, एक्स की पावर 1+1 अपॉन 1+1, क्योंकि कोई नहीं है उसके साथ 1 है, उसकी पावर 1 है ना, प्लस सी ई टू पावर एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया सिंपल। इधर देखो, इसका इंटीग्रेशन करना है कैसे, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 5x dx हो गया। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स क्यूब dx प्लस 5x dx इंटीग्रेशन। तो यहां पे क्या करोगे, x की पावर 3+1 अपॉन 3+1 प्लस 5x की पावर 1+1 अपॉन 1+1 सी। तो x की पावर 4/4 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। सिंपल है, सिंपल है ऐसे। यहां पर अब क्या है, fx, फिर से आपके पास दो ऐड हो गई, दो ऐड हो गई, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर है ना dx। अब देखो, जब हमने इतनी बार मल्टीप्लाई करके देख लिया ना, तो अब मुझे अलग अलग नहीं करना, अब मैं एक साथ ही सोल्व कर सकता हूं। कैसे, देखो, पहले मैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर लूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, प्लस 3x स्क्वायर का 3 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का x की पावर 2+1 अपॉन 2+1, सिंपल, प्लस सी। सोल्व कर दो, माइनस कॉस एक्स प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट, एक्स क्यूब प्लस सी। ये आपके पास आया कि नहीं आया, इस तरीके से है ना, कितना सिंपल है। इधर अब एक साथ कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कॉस 2x प्लस 3x dx। ये अब अंदर मल्टीप्लाई जैसा ही है, बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत थोड़ी पड़ती है, नहीं ना। लेकिन यू कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए ना दिमाग में, तो कॉन्सेप्ट हमने पहले क्लियर कर लिया, अब डायरेक्ट करेंगे। क्या, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है पता है क्या, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। तो कॉस 2x का साइन, साइन 2x, ये तो इसका हो गया, प्लस प्लस अभी थोड़ी प्लस आएगा, कॉस का होगा साइन एक्स, हो गया 2x का 2x हो गया। अब जो x के साथ मल्टीप्लाई में है वो क्या आएगा, वो पूरे के साथ अंडर डिवाइड में आएगा, ओके। प्लस 3x का इंटीग्रेशन x इसका 1+1 अपॉन 1+1 प्लस सी। तो ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर, ओके। ऐसे भी हम लिख सकते। अब है अपने पास साइन स्क्वायर एक्स का, इसका है साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टरनेटिंग करंट में आता है ये, एसी करंट का जो चैप्टर है वहां पर ये आता है। आप करो इसको, इसको करने के लिए देखो, साइन का फॉर्मूला है, कॉस का है, एक्स स्क्वायर का है, डिफरेंशिएशन तो ऐसे चेन रूल से हो जाता है, इंटीग्रेशन इसका चेन रूल से नहीं होगा, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा कि आपको पता है ना, कॉस 2x का क्या फॉर्मूला होता है, एक होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक फॉर्मूला ये होता है। दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, सॉरी 1 - 2
साइन स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स है ना अपने पास, वो कौन से फॉर्मूले में, वो इसमें है, इसको यूज कर लो। इसका ये साइन तो इधर ले आओ और उसको उधर ले जाओ, ये इधर लाने पर 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x हो गया। इस 2 को उधर ले जाओ, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 1 माइनस कॉस 2x हो गया। अब लिखो, अब क्या आएगा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 1 माइनस कॉस 2x dx, ऐसे। ओके, फिर हम क्या करेंगे, 1/2 को बाहर ले लो, 1 माइनस कॉस 2x dx, इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और हमारे पास क्या आ गया यहां पे, ये आ गया 1/2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का मतलब dx ही है ये। देखो इसको एक बार और सोल्व करके बता देता हूं, ये dx माइनस इंटीग्रेशन cos 2x dx, ऐसे 1 है तो ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई। तो इसका जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है ना 1/2, तो एज इट इज dx का इंटीग्रेशन होता है x माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन, cos का क्या होता है पता है क्या, cos का होता है साइन, और जो x के साथ में जो मल्टीप्लाई में है वो क्या आ जाता है, डिवाइड में। ये आपके पास इसका इंटीग्रेशन, प्लस c जो लगाना है वो लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। अगर इसकी लिमिट्स रखनी होती तो हम लिमिट भी रखते, इसकी लिमिट भी रखते, ओके, लेकिन नहीं गिवन है तो नहीं रखेंगे। ठीक इसी तरीके से आपको आना चाहिए, खुद से करना है, HW है ये, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये आपके लिए HW है, खुद से करो। फॉर्मूला आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको खुद को दिमाग लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें, आगे अपने आप सेम आएगा, आगे तो सेम मतलब सेम तरीके से आएगा। ओके, करो इसको, आगे बात करते हैं। फिर है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब हो गया कि वहां पर आपको सिर्फ लिमिट्स गिवन होती है, अपर लिमिट भी गिवन होती है, लोअर लिमिट भी गिवन होती है। जैसे आपने यहां पर क्या लिया, किसी भी फंक्शन का कोई आपको इंटीग्रेशन करना है तो वो fx हो गया, किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। तो ये जो लिमिट्स गिवन है ना, ये इस x की लिमिट गिवन होती है कि जो x आपका वेरिएबल है वो a से लेकर b तक वेरी कर रहा है। कैसे, जैसे हमने अभी ग्राफ की बात की थी, ये हमारे पास ग्राफ है, तो इसका कोई fx होगा, ग्राफ का y इक्वल्स टू fx, तो आप क्या करोगे, y dx ऐसे कुछ लिखोगे। ये y क्या है, ये आपका ग्राफ है या इसका फंक्शन है। x कहां से, इस जगह से x1 से लेकर x2 तक वेरी कर रहा है, तो ये x1 लोअर लिमिट हो गई, x2 अपर लिमिट हो गई, ऐसे a की जगह x1 हो गया, b की जगह x2 हो गया, है ना, इस तरीके से काम करता है। फिर fx का स्मॉल fx है, इसका इंटीग्रेशन जब आप कर दोगे तो आपको कोई नया फंक्शन मिलेगा जो कि आपका कैपिटल fx हो गया, लिमिट्स a से लेकर b तक हो गई। तो एक बार तो आप x की जगह b रखोगे जो अपर लिमिट होगी, फिर आपको माइनस लगाना है, ये माइनस लगा दिया, फिर आप fx के साथ f a लिखोगे, x की जगह a लिखना है, वो आपकी लोअर लिमिट हो गई, फिर आपको आगे काम करना है। ठीक हमारे पास एक एग्जांपल है नीचे, कैसे काम करना है देखो, ये 3x है, इसका मतलब ये एक ग्राफ है, ये कैसा ग्राफ है, ये देखो इस टाइप का ग्राफ बनेगा जब मैं आपको बना देता हूं। से ये है आपके पास, जब मैं यहां पर x की, ये है y इक्वल्स टू 3x, अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू भी 0 मिलती है, x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y की वैल्यू मिलती है 3, x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू मिलती है 6, 3 रखने पर 9,
4 रखने पर 12, ये ऐसे बनता है ग्राफ। ये क्या कह रहा है, और ये इधर x है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है ना। ये इसका कहने का मतलब यह है कि आपको इंटीग्रेट करना है, किसको, इंटीग्रेट 3x विद रेस्पेक्ट टू dx, 1 से लेकर 4। इसका मतलब है ये 1 है आपका, ये आपका 4 है, ये आपका क्या है, 4 है। तो आपको ये ग्राफ तो इधर भी शायद जाएगा, उधर भी आगे जाएगा, आपको इतना मतलब नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतने से मतलब है। आप सिर्फ इतने से में काम करो, केवल इतने से का आपको एरिया कैलकुलेट करना है, इतने से का एरिया कैलकुलेट आपको करना है। इतने से का एरिया कैलकुलेट करके बताओ देखें, है ना। ये एरिया मैं यहां पे कैलकुलेट कर दूंगा, कैसे, लिमिट्स जो है ना उनको एज इट इज 3 तो बाहर ले आओ, लिमिट 1 to 4 x dx। x का इंटीग्रेशन करना आता है क्या, आता है, x की पावर 1+1 अपॉन 1+1, 1 से लेकर 4 ऐसे लिख दिया, ये देखो fx ये ऐसे लिख दिया। फिर आगे आगे आप करोगे x² अपॉन 2, 1 से लेकर 4 3। अब एक बार x की वैल्यू 4 रखनी है, पहले रख दो, तो 3 x की पावर 4, मतलब x की जगह 4 रखना है तो 4² अपॉन 2 माइनस, नीचे 1 है तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये जो 2 है ये तो बाहर ले आएंगे हम, तो 3/2 तो यहां पे हो गया, तो 16 माइनस 1, 15, 15 को 3 से 45 अपॉन 2, ये इसका आंसर आ गया, है ना। अगर हम लिमिट नहीं रख रहे थे तो हमारे पास सिर्फ इसका आंसर ये आता, 3x² अपॉन 2, सिर्फ इसका आंसर ये आता, साथ में हम c लगा देते जबरदस्ती। लेकिन हमें पता है इसका स्टार्टिंग से लेकर यहीं तक हमें काम करना, तो यहां पे काम करने के लिए वैल्यू क्या आएगी, 40/2, ये इसका यहां पर एरिया हो गया। कैलकुलेट करके देख लो, ये जो इसकी साइड है ये यहां पे कितना है, 3 है, ये कितना है 12 है, ये कितना है यहां से यहां तक अगेन 3 है, तो 3 इंटू 15 अपॉन 2, तो 45/2 इसका एरिया आ गया ट्रेपेजियम का, और यहां पर भी यही आ रहा है, ऐसे आएगा। ओके, इस तरीके से काम करना है। फिर है हमारे पास आगे इवेल्युएट, ये आपके पास आ गया, तो ये तो आपके पास डायरेक्ट, ये तो आपके पास डायरेक्ट ऐसे ही हो गया, कोई फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो आपको कैसे करना है, इंटीग्रेशन a to b x dx, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर 1+1 अपॉन 1+1, कहां से, a से लेकर b तक, तो ये हो जाएगा x² अपॉन 2 a to b, तो क्या होगा देखो, x की जगह b है ना, b² अपॉन 2 माइनस x की जगह a² अपॉन 2, या फिर 1/2 तो कॉमन ले लो, b² माइनस a², इस तरीके से हो गया। ठीक यही चीज हम इसके लिए कर सकते हैं। x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट कर रहा हूं, अब लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट आंसर, x की पावर 2+1 a to b x³ अपॉन 3 a to b। अब देखो 1/3 है ना, इसको पहले ही बाहर ले लेते हैं हम, क्या दिक्कत है, और हमारे पास आ गया p³ माइनस a³, हो गया काम, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, यही तो है। इस तरीके से आपका ये हो गया। अब यहां पर 0 to 2 x+3, तो इसका कैसे करोगे, इसके लिए 0 to 2 x+3 dx, है ना। तो देखो क्या होगा, x का हो जाएगा x की पावर 1+1 अपॉन 1+1 प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 into x होगा। अब आप यहां से
0 to 2 कर दो तो ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x। 0 to 2 सॉल्व कर दो वैल्यू रख के, है ना। 3 देखो 3dx होगा तो 3 तो बाहर आ जाएगा, अंदर dx बचेगा और dx का क्या होता है, x होता है, तो ये 3x हो गया। इस तरीके से हुआ है, ध्यान रखना है ना, हर चीज पता होनी चाहिए आपको। तो यहां पे आप सोल्व करने पर क्या बनेगा, पहले 2 रखो तो 2 रखने पर 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 इंटू रख दिया। अब 0 रखो माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 0, तो ये बनेगा 2, मतलब 4 अपॉन 2 तो 2 बनेगा, प्लस 6 माइनस ये भी 0, ये भी 0, मतलब ये भी यहां पर भी ये 0 ही होगा। ये भी क्या है, यहां पर फर्क कुछ नहीं पड़ेगा लेकिन 0 ही हो, माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 8 तरीके से, ठीक है ना। अब है हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है। क्या कॉन्सेप्ट है, देखो इसको, क्या है ये इनसाइड आउटसाइड रूल। ये क्या कह रहा है, देखो यहां पर इनसाइड आउटसाइड रूल का जैसे अपन वहां पे चेन रूल जैसे स्टडी करते हैं ना डिफरेंशिएशन में, सेम वैसा ही है कि यहां पर हमारे पास जो फंक्शन होगा वो डायरेक्ट fx की फॉर्म में नहीं होगा। ये जो x जो होगा यहां पर, इसका भी कोई फंक्शन हो सकता है। जैसे यहां पर ये भी हो सकता है कि एफ एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ हो। जैसे हम बात करें कि इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं अगर, तो एग्जाम्पल इस तरीके से देखें, जैसे एक तो हो गया एफ एक्स की जगह एफ एक्स स्क्वायर, या इसकी जगह कुछ ऐसा हो गया एफ साइन एक्स, ऐसे कुछ हो गया। या अगर हम बात करें यहां पर जैसे साइन एक्स स्क्वायर या लॉग साइन एक्स। अब ये लॉगरिदमिक तो फंक्शन है, लॉग तो है लेकिन वो उसके अंदर भी साइन है, तो ये इस तरीके का फंक्शन हो गया। ये साइन एक्स तो है लेकिन इसके अंदर एक्स स्क्वायर है, तो ये इस तरीके का फंक्शन हो गया। अगर ये ऐसा होता साइन एक्स या ऐसा होता लॉग एक्स, तो ये दोनों ही फंक्शन इस कैटेगरी के होते और हम इसको डायरेक्ट जो फॉर्मूला है हमारे पास उसको यूज करके हम यहां पर इसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे। लेकिन यहां पर मामला चेंज हो गया, तो इनको सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, तो इनके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि भाई इनको तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना, ये दोनों ही फंक्शन क्या है, ये है नॉन लीनियर फंक्शन। इसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है अभी, इसके लिए जहां तक हमारा नॉलेज है, जहां तक हमें करना है वहां तक नहीं है, इसलिए हम इन चीजों पे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर यहां पे कोई लीनियर फंक्शन है, अगर यहां पर कोई लीनियर फंक्शन है ना, तो हमारे पास इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन है। अब लीनियर कैसे, लीनियर वो होगा जहां पे x की पावर 1 हो, x की पावर 1 हो। जैसे यहां पर हो गया हमारे पास f ax प्लस बी। जैसे अगर मैं इसकी जगह लिखूं, आप लिख सकते हो साइन 4x प्लस 3। ए की जगह 4 हो गया, बी की जगह 3 हो गया। ऐसा भी हो सकता है साइन 10x प्लस 3 2 ए बी, कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है log 10x प्लस 9। ऐसा भी हो सकता है e टू द पावर 5x प्लस 1। ये सारे क्या है तो x लेकिन उसकी पावर 1 है, तो ये सारे क्या है, लीनियर है। अगर मैं यहां पे लिख दूं एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर, यहां पे मैं ऐसा लिख दूं e टू द पावर साइन एक्स, तो ये नॉन लीनियर होगा यहां, है ना। तो जो अंदर वाला फंक्शन है ना, ये वाला, ये लीनियर होगा, तो उसका हमारे पास सॉल्यूशन है। तो उसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा आएगा, वो आएगा कैपिटल एफ, मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल फंक्शन, इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन जैसा भी है वैसा।
किसके रेस्पेक्ट में? इस ax प्लस बी के रेस्पेक्ट में। इसका इंटीग्रेशन एज इट इज, कुछ नहीं छेड़ना। ओके, एज कुछ नहीं छेड़ना इसको। इसका इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय ये x के साथ जो कोफिशिएंट है इसको डिवाइड कर दो और कुछ भी नहीं करना। ओके, तो हमारे पास इसका पूरे का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय a मतलब x का जो कोफिशिएंट है वो। तो इंटीग्रेशन ऑफ आउटर फंक्शन, इस बाहर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, और x का जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दो। जैसे कि हमने बीच में एक एग्जांपल भी किया था, जैसे साइन 2x का क्या होता है? माइनस कॉस 2x अपॉन 2। बाहर वाले का हमने इंटीग्रेशन कर दिया और x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड कर दिया। ओके, क्योंकि b की वैल्यू यहां पे 0 थी तो हमारे पास डायरेक्ट 2x हो गया। ऐसे अगर हमारे पास log x भी आएगा तो हम उसको आगे देख लेंगे वैसे। ओके, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। अब हम आगे बात करते हैं। देखो ये सारे फंक्शन वैसे ही है, इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट आपको आ जाएगा तो हम इसको आराम से कर पाएंगे। देखो साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स का क्या होता है? माइनस कॉस, सिंपल। अंदर वाला एज इट इज लिख दो, 4x प्लस 3। अब x का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दो 4 से, हो गया काम। cos x का साइन 4x प्लस 3, 4 से डिवाइड कर दो, हो गया। इसका आपके काम नहीं आएगा डायरेक्ट। ओके, इसका थोड़ा लेंदी होता है तो इसको हमें करने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसका मैं इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि ये आपके, क्योंकि इसको करने के लिए थोड़ा आगे काम करना पड़ेगा जो कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी इतने की log x की। हाँ, log x का आपको डिफरेंशिएशन जरूर चाहिए, ये ध्यान रखना, लेकिन इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। ओके, फिजिक्स के अंदर नहीं है। जो मैथ्स स्टडी करेगा तो मैथ्स जो पढ़ रहा है ना वहां पे आएगी आपके लिए, बाकी फिजिक्स में log x का आपको इंटीग्रेशन नहीं चाहिए होगा। फिर अगर इसकी बात करें तो इसका एक तो तरीका है कि पूरे को ओपन करके करो, एक तरीका है कि इसका पावर को यूज करके करो। तो पावर को यूज करके करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो 4x प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ओके, अब ये जो आ गया ना 4 का जो 4x जो है इसको आप और यहां पर डिवीजन में लगा दोगे, इतना सा काम है। तो आपका काम वहां पर फिर अपने आप ही और हो जाएगा। तो आपके सामने आ जाएगा 4x प्लस 3 क्यूब अपॉन 12। ये आपके पास यहां पर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है? e टू द पावर x, तो e टू द पावर माइनस x है ये, है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन e टू द पावर -1 इंटू एक्स dx। ऐसे x का कोफिशिएंट -1 हो गया तो e टू द पावर -x एज इट इज आ गया अपॉन -1। e टू द पावर x का तो कुछ होता नहीं है, लेकिन जो कोफिशिएंट है वो डिवीजन में आ गया, तो इसका मतलब हो गया -e टू द पावर -x। अब जो प्लस c है ना वो आ जाएगा, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। प्लस सी कहां पर लगाना हो आपको आप लगा सकते हो, सिंपल बात है। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन है ये पूरा खत्म होता है, और इतना हमारा इंटीग्रेशन जरूरत हो जितना था हमने अच्छे से किया है, बहुत शानदार, बहुत खूब हो चुका है इंटीग्रेशन। इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, और जो लॉगरिदम वाला पार्ट था वो आपको जरूरत नहीं है, उसको हमें करने के लिए थोड़ा एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा और अच्छे समझना पड़ेगा, फिर ही हो पाएगा, और वो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने नहीं किया है। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता है, मुझे काफी कुछ इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, ये बहुत मुश्किल है भी नहीं, लेकिन जरूरत नहीं है इसलिए हम यहाँ पे नहीं कर रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कैसा लगा है आपको जो सेशन है, लेक्चर है, और इंटीग्रेशन आपको होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई इंप्रूवमेंट चाहिए वो आपको कमेंट करके बता सकते हैं, किस तरीके का कंटेंट होना चाहिए आप वो भी बता सकते हैं। वैसे मुझे भी काफी एक्सपीरियंस है, 10 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस, तो मुझे पता है आपको कौन कौन सी चीजों में दिक्कत आती है, समस्या आती है।
इसलिए मैं आपको यहां पर इस पूरा डिटेल के साथ बातें करता हूं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम अब नया एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।